हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान। कक्षा 8 के विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम इस समय पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रकृति। इसमें हमने बच्चों पढ़ रखा था, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि विज्ञान के और तकनीकी यानी कि विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपस में क्या संबंध है, वह एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है। और हमने इसमें पढ़ लिया था कि विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति होती है, नवीनतम प्रगति कैसी होती है। तो हमने इसके कुछ भागों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे संचार के क्षेत्र में प्रगति पढ़ लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था इसमें संचार के क्षेत्र के बाद सूचना और शिक्षा में संचार तथा प्रौद्योगिकी। उसी तरह से बच्चों हमने इसमें तीसरा पॉइंट भी पढ़ रखा था, चौथा पॉइंट भी पढ़ रखा था और पांचवा पॉइंट भी पढ़ रखा था। तो हमने चौथा और पांचवा दोनों ही पॉइंट पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा था रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, और पांचवा हमने पढ़ा था चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, पांचवा क्या पढ़ा था हमने? चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो हमने जो प्रगति विज्ञान ने की है, किन किन क्षेत्रों में किया था, हमने यहाँ पे 5 क्षेत्रों के बारे में पिछले लेक्चरों में पढ़ लिया था। और अभी तक आपने हमारा वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जाके उसे आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, उसे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसके 6वें क्षेत्र में, जिसमें विज्ञान ने क्या किया है, काफ़ी अपनी प्रगति की है। वह क्षेत्र है बच्चों कृषि के क्षेत्र में। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में भी अपनी अगाध प्रगति की है। जैसा कि हमें पता है, आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों जो आधुनिक उपकरण है, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। कृषि की उपज बढ़ाने में जो आधुनिक कृषि उपकरण है बच्चों, उन्नतशील बीज है, उर्वरक, पर्याप्त सिंचाई के साधन है, इन सभी चीज़ों से क्या हुआ है कि कृषि की उपज बढ़ने में काफ़ी क्या मिली है, सफलता हमें मिल गई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। जो क्या हुआ था बच्चों, कृषि और खाद्यान्न के क्षेत्र में जो क्रांतियां हुई थी, पीली क्रांति, हरी क्रांति, भूरी क्रांति आदि सभी क्रांतियों का क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। इससे क्रांतिकारी जो सफलता प्राप्त हुई है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है बच्चों की कृषि प्रधान देश होने के कारण जो हमारा भारत है, भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित होती है। तो जो भारत है बच्चों, कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो बताया जा रहा है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण, ठीक है, कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि के क्षेत्र की अधिकता का अत्यधिक दोहन ही अनुभव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है। जो जैव कृषि है यानी कि हरी खाद है, उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। हरी खाद, जो हरी खाद होती है बच्चों, हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की बात ही भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती। अगर हम अपने खेतों में क्या करते हैं बच्चों कि रासायनिक खाद डालते हैं, तो उससे क्या होता है, खेतों की जो उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम हरी खाद का यूज करते हैं तो उससे हमारे जो खेत हैं उनका पोषण बना रहता है, उससे और ज़्यादा पोषण मिलता है। ठीक है, उनकी उर्वरता भी बनी रहती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा होता है बच्चों, उसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है, वहाँ पे जल की उपलब्धता का क्या है बच्चों, अभाव है, वहाँ छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग हो रहा है। वहाँ पे छिड़काव, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे जगह है जहाँ पे क्या है बच्चों, उबड़ खाबड़ जगह है। ठीक है, कैसी जगह है? उबड़ खाबड़ जगह है। तो मान लीजिए उबड़ खाबड़ जगह है, तो वहाँ पे हम छिड़काव खेती करते हैं, छिड़काव सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पानी ले जाना हमारे हमारे लिए बहुत, कहीं बहुत ज़्यादा ऊँचे, कहीं बहुत ज़्यादा खाल है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई और वहाँ पे फिर क्या है, गड्ढा है। तो उन्हें हम क्या करेंगे बच्चों, ऊंचाई और गड्ढे वाले स्थान को फिर सिंचाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, पाइपों को बिछा देते हैं और इसमें जगह जगह पे छिद्र हुआ होता है, जिससे कि पानी बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या होती है, आराम से छिड़काव विधि इसे कहते हैं, इसके द्वारा हम अपनी क्या करते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसी को छिड़काव विधि, ठीक है, बताया जा रहा है यहाँ पे, या ड्रिप तंत्र विधि इसी को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब अगला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ तो हमने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में पढ़ लिया। अगर अगला पॉइंट हमारा है बच्चों परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान ने काफ़ी क्या किया बच्चों,
ठीक है, सफलता प्राप्त की है। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। जो दूर दराज बैठे हुए हैं, देश विदेश के लोग हैं जो हमारे बच्चों, ठीक है, उन लोगों को क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने में क्या हुई है, बहुत सुविधा हुई है। परिवहन की प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। जहाँ कई दिन लग जाते थे, ठीक है, अपनी यात्रा करने के लिए, आज चंद घंटों में हम उस यात्रा को पूरी कर लेते हैं। रेल, सड़क और जल, यहाँ तक कि वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, हर जगह पे जो विकास है हमारा बहुत ही तेजी से हुआ है, परंतु विश्व अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। यानी कि विश्व में क्या है बच्चों, कि जैसे ही आपका वर्ल्ड में मतलब पहले स्थान पे आने के लिए जो विज्ञान है, हमारी तकनीक है, लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि विश्व में एक से एक तकनीक आपकी हर रोज अपनाई जा रही है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है बच्चों, आजकल हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलने लगी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। मेट्रो ट्रेन हमारी चलती है, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, इधर बुलेट ट्रेन है। ठीक है, ई रिक्शा है आपका। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या है, हमारे परिवहन के साधन, इनके द्वारा परिवहन बहुत ही आगे जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं विनिर्माण के क्षेत्र में। ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन का निर्माण विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है बच्चों, तो विनिर्माण आप लोग समझ गए। इसमें कच्चे माल को क्या किया जाता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। ठीक है, इसके द्वारा बच्चों क्या हुआ है कि रोजगार के काफी अवसर प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जन्म होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं के पूरा करने और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी निर्माण क्षेत्र में संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों की युक्ति संगत और बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था, ठीक है, सुसंगत बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने और विनिर्माण इकाइयों से संबंधित गतिविधियों को अंशधारित पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है। विनिर्माण में सारी चीजें शामिल है बच्चों। इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है कि आपको रोजगार का इसमें बढ़ावा मिल जाता है। रोजगार का क्या मिलता है बच्चों, इसमें बढ़ावा मिलता है। क्लियर है, ठीक है, रोजगार का इसमें बढ़ावा मिल जाता है। अब अगला आ रहा है पॉइंट बच्चों, आप लोग का जो 9वां पॉइंट है वह है उद्योग के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बच्चों, उद्योग के क्षेत्र में। तो पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। जो अपना देश है, भारत देश है बच्चों, पहले तो उद्योग धंधे में बहुत ही कम था, लेकिन आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा उद्योग धंधे हो चुके हैं। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा। ठीक है, वर्तमान समय में बात की जा रही है बच्चों। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोल उद्यम, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, बाल्को, हिंडोल्को और नाल्को, ये सारे आपके क्या है बच्चों, उद्योग धंधे। उद्योग के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, थोड़ी सी बात करें बच्चों यहाँ पे आप लोग को, तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं, ओएनजीसी और ओआईएल यानी कि ऑयल पेट्रोलियम उत्पाद के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये है आप लोग का क्या, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपने समझ ली जाती हैं। यहाँ इसके द्वारा क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा प्रयास किया जाता है कि जो क्या है हमारी कंपनियां हैं, जैसे कि अभी अभी आपने मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ा था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका 9वां पॉइंट पढ़ा। 10वें पॉइंट में है बच्चों ऊर्जा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में। आज हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की कर चुका है। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये सारी चीजें ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसी को आप नवीकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। क्लियर हुआ? इसी को आप नवीकरणीय या फिर क्या कह सकते हो, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिससे क्या किया जा सकता है बच्चों, वापस उस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, वो नवीकरणीय हुआ। जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय हुआ। ठीक है, वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्तरों के भंडार सीमित हैं और खत्म होने में बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगेगा। अनवीकरणीय बच्चों, जिसकी वजह से पुनः उसका उत्पादन भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाओं को दो रूप में बांटा गया। किस रूप में बच्चों? दो रूप में। ऊर्जा को कितने रूप में बांटा गया? दो रूप में। कौन कौन सी है देखिए ध्यान से। पहला है नवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन कौन से हैं जिनको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है? जैसे पवन, वायु से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैव से, जल से, वन से, पृथ्वी से, ये सारी ऊर्जाएं आपकी पुनः प्राप्त की जा सकती हैं खत्म होने के बाद। इसलिए इसको नवीकरणीय की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में पेट्रोल हुआ, अगर एक बार खत्म हो गया तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयला हो गया बच्चों, रसोई गैस हो गया, केरोसिन गैस हो गया, तो ये आपके अनवीकरणीय है। ठीक है, क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है, अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर से स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा बच्चों, उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। और ये सबसे बड़ा हमारे पृथ्वी पर क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में इसका प्रथम स्थान आता है। ठीक है, इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना था। यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में, यानी वैश्विक जो स्तर है उसके रूप में स्थापित करना था। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग के बच्चों क्या हुए, पूरा हो जाते हैं। अब देखिए व्यापार और राज्य के क्षेत्र में यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है, ठीक है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, व्यापार और क्या है बच्चों? वाणिज्य। ये हमारा जो पॉइंट है जो मिटा हुआ है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें 11वें पॉइंट पे, तो क्या है? व्यापार, ठीक है, और वाणिज्य। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे आपकी कि स्कैनिंग करते समय वहाँ का जो मिट गया था वर्ड, यहाँ पे वो लिखा गया व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रय और विक्रय। और वाणिज्य का अर्थ होता है जो क्रय विक्रय होती है उससे धन प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय विक्रय। क्लियर है कि वाणिज्य में क्या करते हैं कि धन कमाने के लिए हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी अथवा मुद्रा से हुई। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई।
आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, व्यापार में हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगे आजकल। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि जो ग्राहक हैं बच्चों, ठीक है, ग्राहकों के लिए ग्राहकों के लिए सेवाएं व्यापार के भागीदारों के साथ शामिल है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉम, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आज जनजीवन जिससे आज क्या है बच्चों, जनजीवन काफी प्रचलित एवं अच्छा व्यवसाय कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम इसके कुछ पॉइंट और समझ गए 11वें नंबर पे। अब इसका हम समझते हैं 12वां पॉइंट, जो कि आप लोग का लास्ट पॉइंट भी होगा। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो था उसके क्षेत्र में सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। कि जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं सभी को इंटरनेट से जोड़ देना ई क्या कहलाता है बच्चों, ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाएं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध है। ठीक है, सभी क्या है बच्चों, इंटरनेट पे उपलब्ध हो गए। पहले हमें आय जाति बनवाना पड़ता था तो जाके कचहरी का क्या करना पड़ता था, काफी चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन आजकल आप क्या करते हैं, अपने यहाँ नजदीकी CSC से आसानी से बनवा सकते हैं। क्लियर है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू कब हुआ था बच्चों, 18 मई सन 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए। साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। ठीक है, डिजिटल का शासन अर्थ होता है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों को डिजिटलाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हो गई है। क्लियर है बच्चों? तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में हमने सीखा क्या, क्योंकि अभी तक हमने इसके सारे जो थे, ठीक है, गुणों को हमने पढ़ लिया। यहाँ तक कि हमने इसके टोटल कितने पढ़े हैं बच्चों, 12 पढ़े हैं। तो देखते हैं हमने क्या सीखा। 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक सीखी। जी का मतलब होता है बच्चों जनरेशन, 3 का मतलब 3 जनरेशन 3G हो गया, 4th जनरेशन 4G हो गया। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, जो कि चैप्टर नंबर आप लोग का पहला था कक्षा 8 का। अगर अभी तक आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।